सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे भूगर्भिक संरचना, जिसमें हमने देखा था हिमालयी क्षेत्र, हिमालय पर्वतमाला को हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम देखेंगे उत्तरी भारत का विशाल मैदान। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ सारे क्लासेस एक एक करके दिए हुए हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर का विशाल मैदान। इससे पहले हमने देखा था हिमालय पर्वतमाला, ये पूरा कंप्लीट हो गया था। ये वाला क्षेत्र है हिमालय पर्वतमाला, और इसी के साथ इधर थी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। और ये नीचे वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कलर किया हुआ, ये है विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये पूरा मैदानी इलाका है, मैदानी इलाका। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण, जो यहाँ से नदियाँ बहती थी, कल हमने देखा था, तो इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण इस चट्टान का निर्माण हुआ है। इधर से नदियाँ आती थी और इधर से भी कुछ नदियाँ जाती हैं, और इन सारे अवसादों के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है, जिसके कारण यह जो मैदान है वह काफ़ी उपजाऊ है। उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे खेती बहुत ही अच्छी होती है। तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसादों के निक्षेपण से। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के अवसादों के निक्षेपण से, जिस कारण इस मैदान का दूसरा नाम हो जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान। और ये मैदान जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो आप देख सकते हैं, यहाँ से सिंधु नदी पार होती है, तो ये सिंधु नदी के क्षेत्र से लेकर, जो पश्चिम में सिंधु नदी है, इस क्षेत्र से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैली हुई है। तो इसका फैलाव क्या है? फैलाव या विस्तार बोल सकते हैं। ये पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिम में सिंधु से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका फैलाव है। और ये भूमि बिल्कुल ही समतल है, इसमें किसी भी प्रकार की उच्चावच नहीं है, उच्चावच संरचना नहीं है। उच्चावच अर्थात उबड़ खाबड़ टाइप का इस प्रकार का नहीं है, ये बिल्कुल ही समतल है इस प्रकार से। इस मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक लगभग कितनी है? 3200 किलोमीटर। ये लंबाई हो गया। और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 150 से 300 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है ये। और इस मैदान का जो निर्माण है वो नदियों के अवसादों के कारण हुआ है, जिसके कारण इस मैदान को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला भाबर, उसके बाद तराई, फिर बांगर, खादर और डेल्टा। इस प्रकार की भूमि सारी नदियों के कारण बनती है। तो पहले हम भाबर प्रदेश देखेंगे। भाबर प्रदेश किसे कहा जाता है? पहले देखते हैं भाबर। तो जो नदियां हैं वो हिमालय क्षेत्र से बहती हैं इस प्रकार से। उसके बाद ये नदियां अपने द्वारा बहुत सारे कंकड़ पत्थर लाती हैं, जो कि बहुत ही बड़े आकार के होते हैं, और ये नदियां इन्हीं कंकड़ पत्थर में छिप जाती हैं, यही यहाँ पे दिखाई नहीं देती हैं। और ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही पथरीला हो जाता है, कंकड़ पत्थर से भर जाता है, जिसके कारण ये बहुत ही पथरीला हो जाता है। ये अनउपजाऊ होता है, अनउपजाऊ। और यहाँ नदियाँ पूरी तरीके से लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये कंकड़ पत्थर के अंदर से बहने लगती है, जिसके कारण यहाँ पे नदियाँ दिखती नहीं हैं। और हमारे भारत में ये भारत है, मान लीजिए,
और भारत में भाबर प्रदेश का जो विस्तार है वो शिवालिक के से लेकर, शिवालिक जो पर्वत है, पर्वत श्रेणी, उसके नीचे से लेकर के इधर तीस्ता नदी तक है। यहाँ पे तीस्ता नदी बहती है सिक्किम से। तो हम बोल सकते हैं कि इसका विस्तार जो है वो सिंधु नदी क्षेत्र से लेकर के तीस्ता नदी के क्षेत्र के बीच में है, लेकिन वो शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में है। गिरिपाद अर्थात होता है, गिरि अर्थात होता है पहाड़, और पाद इसका नीचे वाला ज़मीन। तो ये शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से लेकर के, जो कि सिंधु नदी से प्रारंभ होती है और तीस्ता नदी तक फैली हुई है। इसको इमेज में देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसका विस्तार, ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं पत्थर जैसे, ये है भाबर प्रदेश। देखिए यहाँ से जो नदियाँ हैं वो आके इधर बहती है, उसके बाद यहाँ पे भाबर प्रदेश का निर्माण करती है। इसके बाद हम देखेंगे तराई प्रदेश। तराई, ये जो तराई क्षेत्र है ये भाबर के जस्ट नीचे का क्षेत्र है, जहाँ से नदियाँ फिर से दिखने लगती है। यहाँ नदियाँ छुप जाती है, उसके बाद नदियाँ यहाँ से पुनः दिखने लगती है। और ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ पे बहुत ही सड़ी गले वनस्पतियाँ होती है। और ये जो क्षेत्र है तराई का क्षेत्र, वो बारीक कंकर, पत्थर और रेत से बनी होती है। पत्थर और रेत तथा चिकनी मिट्टी भी बोल सकते हैं। और ये बहुत ही दलदली एरिया होता है, और दलदली एरिया होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो है वो सदैव ही नम रहती है, नमी वाली, जिसके कारण यहाँ पे खेती बहुत ही अच्छे से हो सकती है। और यहाँ पे चावल, गेहूँ, गन्ना ये सब उगाया जाता है। चावल, गेहूँ, गन्ना, क्योंकि ये सब अत्यधिक पानी में उगाई जाने वाली फसलें हैं। इसे भी हम मैप में देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए मैप में से थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। ये जो क्षेत्र है थोड़ा आपको ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र तराई है। देखिए यहाँ नदियाँ फिर से आपको दिखने लगेंगी, और इससे ऊपर में भाबर प्रदेश में नदियाँ यहाँ पे छुप गई थी, और उसके बाद यहाँ से नदियाँ फिर से पुनः दिखने लगती हैं। अब हम आगे देखेंगे बांगर प्रदेश। तो पहले हम जानते हैं कि बांगर किसे कहा जाता है। बांगर, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसके साथ साथ हम खादर भी देख लेते हैं। खादर, ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी। इसे याद कैसे रखेंगे कि बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और खादर नई जलोढ़ मिट्टी। तो देखिए बांगर से आप याद कर सकते हैं भंगार। भंगार में हम पुराने सामानों को रखते हैं, पुराने सामान, तो इससे हम याद कर सकते हैं बांगर अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और इसका ऑपोजिट जो हो गया वो खादर नई जलोढ़ मिट्टी। खादर नई जलोढ़ और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बांगर से भंगार करेंगे और उसके बाद हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी इससे रिलेट करेंगे। भंगार अर्थात पुराने सामान। अब हम बांगर के बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए ये नदी है और ये नदी का पानी यहाँ बह रहा है, और ये जो नदी का पानी है वो इधर तो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाता है, लेकिन जब बाढ़ आती है तब ये पानी अपने अगल बगल के क्षेत्र में भी इधर फैल जाती है, जिसके कारण नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद इस क्षेत्र में फैल जाते हैं। ये अत्यधिक दूर वाले क्षेत्र या फिर अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र इधर फैल जाते हैं। लेकिन ये कभी कभी ही होता, जब भी बाढ़ आती है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण इधर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का। उसके बाद जो यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ से तो हमेशा ही नदी का पानी बहता है और नदी अपने अवसादों को इधर जमा करती रहती है। तो नदी के थोड़े आसपास का क्षेत्र जहाँ पे हमेशा नदी के द्वारा लाए गए अवसाद जमा होते हैं,
उसे ही नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी। और ये नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये काफ़ी उपजाऊ होती है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है। और इसका जो भूमिगत जल का लेवल जो है वो भी काफ़ी नीचे होता है। और नई जलोढ़ मिट्टी में जो पानी का लेवल है ये थोड़े ऊपर में ही हमें मिल जाता है। अगर यहाँ की नई जलोढ़ मिट्टी की ज़मीन को खोद कर पानी निकाला जाए तो बहुत ही जल्द हमें पानी मिल जाएगा, लेकिन पुरानी जलोढ़ मिट्टी में इस प्रकार का नहीं होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा ही खोदना पड़ता है, उसके बाद ही जल निकलता है। और ये जब बांगर वाले क्षेत्र में जब भी बाढ़ आती है तो यहाँ पे एक नमकीन परत जम जाता है, नमकीन परत या लवणीय परत भी बोल सकते हैं। लवणीय परत जम जाती है जो कि थोड़ी वाइट कलर की दिखती है, थोड़ी वाइट या फिर येलो, जिसे हम रेह या फिर कलर कहते हैं, रेह या कलर। तो ये हो गया बांगर और खादर। अब हम देखते हैं डेल्टा। तो डेल्टा किसे कहा जाता है? तो नदियाँ जब अपने मुहाने पर पहुँचती है, मान लीजिए ये नदी है, ये अपने मुहाने पर पहुँच गई तो यहाँ पर ये इस प्रकार से कुछ बिखर जाती है, छिप्रिका बोला जाता है इसे या फिर वितरिका। ये इस प्रकार की वितरिकाएँ बना लेती हैं और एक त्रिभुज आकार की यहाँ पे भूमि बन जाती है, त्रिभुज आकार की आकृति बन जाती है। इसी क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा नमी वाली होती है और यहाँ पे बहुत अधिक अवसाद जमा हो जाते हैं, अवसाद, जिस कारण से ये काफ़ी उपजाऊ होती है। और सबसे बड़ी डेल्टा कौन बनाती है हमारे भारत में? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों मिलके विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, डेल्टा, जिसका विस्तार पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये डेल्टा मिलती है। यहाँ मैप में देख लेते हैं इसे। देखिए जो यहाँ पे ये गंगा नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये यहाँ पे आके अपने मुहाने पर मिलती है और इस प्रकार की नदियाँ यहाँ पे वितरिकाएँ बनाती है और इसके बाद यहाँ पे डेल्टा भूमि का निर्माण होता है। और यही डेल्टा है जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण बनता है। अभी हमने ये वाला क्षेत्र देख लिया, अब हम पंजाब का मैदान देखेंगे। पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान। तो यहाँ एक बार देख लीजिए, ये जो पंजाब का मैदान है ये सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ से और भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इन सहायक नदियों में रावी, झेलम, चिनाब, सतलज और व्यास, ये सभी नदियाँ मिल करके ये पंजाब का क्षेत्र बनाती हैं और इसी मैदान को पंजाब का मैदान कहा जाता है। मैंने बताया था कि मैदान कैसे बनती है, तो ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण ये मैदान का निर्माण होता है। तो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण एक मैदान का निर्माण होता है जिसे पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, जिसमें आ जाएगा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज।
और इसका जो विस्तार है पंजाब का मैदान का, ये भारत तथा पाकिस्तान दोनों में है, भारत और पाकिस्तान दोनों में। यहाँ देख लीजिए, ये हो गया हमारा भारत, और इसका जो ये मैदान है इसका विस्तार यहाँ तक है, यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान है, तो पंजाब का मैदान का विस्तार पाकिस्तान और भारत दोनों में है। और पंजाब का जो अर्थ है वो होता है 5 नदियों की भूमि। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को आब कहा जाता है। दो नदी के बीच का क्षेत्र है तो इसे दो आब कहेंगे, दो आब। और ये पंजाब जो है वो 5 नदियों की भूमि है, तो जिसके कारण इसे पंजाब कहा जाता है। और यहाँ अलग अलग प्रकार के 5 दोआब हैं, जिसके नाम इन नदियों के नाम के प्रथम अक्षर से पड़ा है। आइए इन दोआबों को देखते हैं। पहला दोआब है सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। ये सिंधु नदी के नाम के कारण पड़ा है, और ये झेलम, चिनाब और सिंधु नदी। तो ये सिंधु सागर दोआब कैसे बनता है? इन नदियों के कारण, सिंधु नदी, चिनाब और झेलम नदी के कारण। उसके बाद है बारी दोआब, बारी दोआब। इसका निर्माण कैसे होता है? तो व्यास और रावी नदी के बीच से, व्यास और रावी नदी के बीच के क्षेत्र को बारी दोआब कहा जाता है। देखिए व्यास में पहले क्या है? वो से ले लिया गया है यहाँ वा, और यहाँ रावी से क्या लिया गया है? फर्स्ट इसका लेटर रा, तो बा री। यहाँ रा से ही इसको री किया गया है, तो बारी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद अगला है रचना दोआब, रचना दोआब। रचना दोआब के बारे में देखते हैं। इसका निर्माण रावी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र के कारण हुआ है, चिनाब नदी। तो इसका देखिए यहाँ पे च ना और यहाँ पे र, तो रचना दोआब हो गया। उसके बाद है चाज दोआब, चाज दोआब। इसका निर्माण चेनाब और झेलम नदी के कारण, झेलम। तो देखिए चाज में क्या है? च और झ, तो पहले यहाँ पे चेनाब में फर्स्ट में क्या है? च, उसके बाद यहाँ पे झ, तो इसी से यहाँ पे चाज किया गया है। उसके बाद और एक दोआब है बिस्त दोआब, बिस्त दोआब। इसका निर्माण व्यास और सतलज नदी के क्षेत्र से होता है, सतलज। तो देखिए इसका नाम कैसे पड़ा है? यहाँ पे व्यास का व और उसके बाद इधर का स और त, तो बिस्त किया गया है, बिस्त दोआब। तो 5 दोआब है, सिंधु सागर दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब, बिस्त दोआब। बिस्त दोआब व्यास और सतलज, चाज झ से करेंगे झेलम, इधर च से चिनाब और झेलम। रचना से इधर चना है, चना से इधर चिनाब और र से रावी। फिर बारी दोआब, ये ब से हो गया व्यास और र से हो गया रावी। उसके बाद सिंधु सागर दोआब, ये झेलम, चिनाब और सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे गंगा नदी के बारे में। तो यहाँ से गंगा नदी पार होती है और यहाँ जाके इसकी एक शाखा यहाँ पे हुगली, और उसके बाद यहाँ से ये बांग्लादेश में गुजरती हुई यहाँ पे, और इधर से ब्रह्मपुत्र से मिलती है और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है और जाके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल। तो ये गंगा नदी तथा इसके अफवाह क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को गंगा का मैदान कहा जाता है। इतना। और इसे भी 3 भागों में बांटा जाता है। ये हो गया ऊपरी गंगा का मैदान, उसके बाद ये मध्य गंगा का मैदान, और उसके बाद यहाँ पे निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान में अवध वाला क्षेत्र आएगा उत्तर प्रदेश का, और रोहेलखंड का मैदान, यहाँ पे रोहेलखंड है इसका मैदान, और अवध का मैदान। उसके बाद मध्य गंगा का जो क्षेत्र है उसमें उत्तर पूर्वी नहीं,
पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये मिडिल उत्तर प्रदेश, ये पूरा आएगा। उसके बाद जो नीचे निम्न गंगा का मैदान है यहाँ पे, इसमें पश्चिम बंगाल का मैदान आ जाएगा, ये पूरा पश्चिम बंगाल। और मध्य में ये पूरा बिहार का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। उसके बाद यहाँ पे अवध का मैदान और रुहेलखंड का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान में। अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये पूरा क्षेत्र ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इंटर करती हुई ये बांग्लादेश में आके गंगा से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका निर्माण कैसे होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में लाए गए अवसादों के कारण। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदी। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अपने साथ बहुत ही ज़्यादा गाद लेके आती है, और इस क्षेत्र का जो ढाल है वो भी काफ़ी कम है, जिसके कारण ये जो गाद है ये बीच में ही जमा हो जाती है, नदी के बीच में ही। मान लीजिए ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये गाद सब यहीं पे बीच में जमा हो जाती है, जिसके कारण ये द्वीप जैसे दिखते हैं। इसी कारण इसे नदी द्वीप कहते हैं, नदी द्वीप। असम में एक नदी द्वीप है जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है, माजुली द्वीप, जो कि वर्तमान समय में एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। और ये जो माजुली द्वीप है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, नदी द्वीप विश्व की सबसे बड़ी। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये काफ़ी चौड़ी नदी है, जिस कारण से ये बहुत ज़्यादा पानी अपने साथ लाती है और यहाँ हमेशा बाढ़ आते रहता है। असम हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है, बाढ़ प्रभावित। और ये पूरा ही ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ये काफ़ी उपजाऊ है, और यहाँ पे मुख्य रूप से चावल और पटसन की खेती होती है, चावल और पटसन। जूट बोलते हैं इसको, जूट का बोरा आपने देखा होगा, रेसा टाइप का होता है इस प्रकार। तो ये पूरा हो गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम देखेंगे भारतीय मरुस्थल। तो भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। अब हम देखते हैं भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल। भारत में मरुस्थल कहाँ है? तो ये मान लीजिए भारत है, ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और इधर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी ये इधर थार मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको मैप में देख लीजिए, ये वाला जो क्षेत्र आपको कलर किया हुआ दिख रहा है ये है मरुस्थल क्षेत्र, थार मरुस्थल इसका नाम है, थार मरुस्थल। मरु अर्थात मरी हुई, और स्थल मतलब कोई भी जगह या भूमि, तो मरी हुई भूमि मरुस्थल का अर्थ होता है। और ये जो क्षेत्र है ये अनउपजाऊ होती है, अनउपजाऊ। इस क्षेत्र में वर्षा काफ़ी कम होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम। और इस मरुस्थल का विस्तार किस किस क्षेत्र में है? तो पाकिस्तान में तो ये है ही, और भारत में कहाँ कहाँ है इसका विस्तार? तो पहला राजस्थान, गुजरात का ऊपरी भाग, उसके बाद पंजाब,
और हरियाणा, हरियाणा का निचला भाग। इस मरुस्थल को ढाल के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, पहला उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। जो उत्तरी भाग है उसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। सिंध प्रांत यहाँ पे है पाकिस्तान का, ये पूरा का पूरा यहाँ पे पाकिस्तान है। और इसका सिंध प्रांत यहाँ है। तो इसका जो उत्तरी ढाल है वो सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। और जो दक्षिणी भाग है इधर, इसका ढाल कच्छ के रण की ओर है, कच्छ के रण। ये कच्छ जो है वो गुजरात का एक ज़िला है, गुजरात, जो कि ये वाला क्षेत्र है। यहाँ आप अच्छे से देख लीजिए, ये वाला क्षेत्र ये कच्छ है। और रण का मतलब होता है रेगिस्तान। ये हो गया कच्छ का रण। और कच्छ का जो रण है इसे सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है, सफ़ेद मरुस्थल। क्योंकि ये जो भूमि है ये समुद्र के काफ़ी निकट है, जिसके कारण यहाँ पे समुद्र का नमक पाया जाता है और जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा वाइट दिखता है। इसी कारण इसे सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। और यहाँ एक नदी प्रवाहित होती है, यहाँ से एक नदी निकलती है राजस्थान से, वो यहाँ कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। ये किसी और नदी या फिर समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, ये कच्छ के रण में ही अंदर चली जाती है, रेगिस्तान में ही अंदर विलुप्त हो जाती है, जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी जो कि कच्छ के रण में जाके विलुप्त होती है, ना कि किसी समुद्र या फिर किसी अन्य नदी से मिलती है। इस मरुस्थल में रेत के टीले, बरखान और छत्रक आदि पाए जाते हैं। और ये बरखान क्या होता है? तो ये बालू के टीले होते हैं, बालू के अर्धचंद्राकार टीले, अर्धचंद्राकार टीले, इस प्रकार से कुछ। और ये जो छत्रक होते हैं वो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले एक स्थलाकृति होती है, रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाने वाली एक स्थलाकृति जो कि अपरदन के कारण बनती है। अपरदन कुछ इस प्रकार से होती है, छत्रक जैसा। ये मान लीजिए पत्थर है, ये इधर से बहुत ही ज़्यादा आवर्धित हो जाता है, ये इस प्रकार की, ये मान लीजिए पत्थर है पूरा, और इधर से जो बालू की रेत है, रेत के कण, उससे टकराकर ये धीरे धीरे इस प्रकार से कुछ अपरदित हो जाती है और ये एक छत्रक का निर्माण कर लेती है, कुछ इस प्रकार से। इसे ही छत्रक कहा जाता है। तो आज हमने देखा पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके बाद भाबर, बांगर, खादर, डेल्टा और एक तराई यहाँ पे छूट गया, तराई। और आज जो भी मैंने पढ़ाया उसकी PDF आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 6206193277। ये PDF आपको कैसे और कहाँ मिलेगी इसकी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।